नमस्कार। आज मैं आपको ज्ञान रूपी गंगा की गहराइयों में लेके जा रहा हूं। तो चलिए, गहराई कहां तक है आप स्वयं देख लीजिएगा। तो आज मैं श्लोक लेकर आया हूं, दुर्गा सप्तशती में से ही एक श्लोक है। तो चलिए इसका गहन अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि आपको यह पढ़ना सरल होता है कि नहीं। चलते हैं। उद्यद्भानु सहस्र कांति मरुण क्षौमां शिरोमालिकाम। अब पहले तो इस श्लोक के विषय में आप समझ लीजिए। इस श्लोक को समझिए एक शरीर, क्या समझिए, एक शरीर। और दूसरा, इसमें जो शब्द हैं इसके अंग समझ लीजिए, ठीक है। और इसके जो अक्षर हैं, कौन कौन से इसमें अक्षर प्रयोग हुए हैं, व्यंजन और स्वर। अब व्यंजनों के विषय में क्या समझिए, आप समझ लीजिए कि मांस, हड्डी, ठीक है। और स्वरों के विषय में आप समझिए कि इसमें ये रक्त है, ठीक है। वैसे तो मैं समझाता आ रहा हूं पहले भी, व्यंजनों को किस तरीके से लेना, एक जैसे खाली बर्तन, जैसे गिलास। और स्वरों को किस रूप में लेना, जैसे कोई पानी हो, कोई और वस्तु, तरल पदार्थ कुछ भी हो। तो वो इसमें मतलब इसको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। तो चलिए अब इनको कैसे हमने देखना है, ये मैंने एक श्लोक पढ़ दिया। अब देखिए इसमें क्या है, व्यंजन कहां है और स्वर कहां है। अब देखिए व्यंजन, यहां तो ऊ जो है ये पहला स्वर है, ठीक है। ये द्य, भानु, सहस्र, कांति, मरुण, क्षौमा, ये जो जितने भी हैं ये सारे क्या हैं, व्यंजन। जो इसमें जो मात्राएं लगी हुई हैं वो क्या हो गए, स्वर हो गए, ठीक है। उस स्वर की, हर एक स्वर की अपनी अपनी एक मात्रा होती है जो उसकी पहचान दिखाती है कि ये वो स्वर है। लेकिन अब अस्वर है, अस्वर की जो पहचान हमें कैसे लगेगी, वो अक्षर पूरा होगा, उसमें कोई मात्रा नहीं लगी होगी, लेकिन वो अक्षर क्या है, पूरा है। अब इसको ऐसे ही समझिएगा, मतलब जिस व्यंजन में कोई मात्रा नहीं लगी लेकिन वो व्यंजन पूरा है, इसका मतलब ये है कि उसमें स्वर कोई ना कोई है। कौन सा, जैसे म में अ। अब एक और भी मैंने बताया था कि व्यंजन की जो अपनी पहचान है वो होती है हलंत। जैसे ये क, यहां क में अ है, लेकिन ये इसकी पहचान है। चलिए थोड़ा और मैं थोड़ा गहराई में लेके चलता हूं आपको। ये जो इसे बोलते हैं हलंत, ये हमेशा व्यंजन के नीचे ही लगता है। बस व्यंजन की अपनी यही पहचान है, क्या, कि वो हमेशा खाली ही होता है। बस ये इसको खाली कर रहा है। ये हलंत इससे बता रहा है कि ये क्या है, व्यंजन अकेला है, खाली है, इसमें कोई भी स्वर नहीं है। बस आप यही समझिए कि व्यंजन की अपनी पहचान वो खाली गिलास, जैसे कोई खाली गिलास। ये यदि इसमें हमने स्वर मिला दिया वो बन जाएगा पूरा। पूरे का मतलब उसमें स्वर है, इसमें स्वर नहीं है, ये बता रहा है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये इक्वल है, ये क आधा इक्वल टू ये हलंत वाला क। एक और है, चलिए इसमें वैसे प्रयोग नहीं हुआ है, वो होता है ये दो बिंदियां होती हैं। जैसे ये ह की आवाज देती है, ये विसर्ग, इसे कहते हैं विसर्ग। ये ह की आवाज देती है, राम के साथ लग गया तो रामः, ऐसे। तो चलिए, ऐसे इस श्लोक में आया नहीं है, इसकी थोड़ी और बारीकियां आपको बताऊंगा। और इसमें एक चीज और भी है कि संधियों का प्रयोग होता है। अब कहां कहां है वो जहां जहां आएगा मैं बताऊंगा। तो चलिए,
उद्यत भानु। अब देखिए जहां आधा अक्षर है उसे आधा ही बोलना है। जैसे ये द और ये भ, ये ऐसे है। ये जब भी किसी पूरे व्यंजन का यहां मतलब हम लेंगे उसमें स्वर सहित व्यंजन। ऐसे जो कोई पूरा व्यंजन है उससे पहले यदि कोई व्यंजन आ जाए, अकेला व्यंजन आ जाए, तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। जैसे यहां ये द हलंत है और भ स्वर सहित है, तो इसलिए ये द के पैरों में ये भ आ गया। दिखने में हमें तो यहां लगता है कि द यहां पूरा है, द को आ की मात्रा है और भ यहां आधा लग रहा है, लेकिन नहीं, यहां क्या है, स्थिति उल्टी है। क्या कि द यहां आधा है और भ यहां पूर्ण है, आ सहित है, स्वर सहित है। यह मैंने बता दिया। उद्यत, यहां भी देखिए ये द और य मिलकर के यहां द्य बना है। ये द्य है, ये द नहीं पढ़ेंगे हम। कुछ विद्यार्थी भी इसे ध पढ़ते हैं, लेकिन ये ध नहीं है, ये द्य है। आधा द और य संयुक्त में ये अक्षर है। तो उद्यत भानु सहस्र, ये भी संयुक्त अक्षर है। स हलांत है और र में अ है। अब ऐसे है, ये स्र, स आधा है और र यहां पूरा है। पूरे का मतलब इसमें र में स्वर है। सहस्र कांतिम। अब देखिए यहां ये जो है, ये म जो हलंत है, अब देखिए इसमें आगे है अ, ये अरुण का यहां क्या है, अ। अब एक बात ये ध्यान रखिए, जब भी म हलंत के बाद, म हलंत हो चाहे कोई भी व्यंजन हो, अब देखिए व्यंजन, ये संधियों का ये नियम आ गया है। क्या कि संधि नियम कैसी होती है? संधियों का नियम आप ऐसे समझिए, जैसे आमने सामने आप लोहे और चुंबक को रख देना, तो चुंबक फटाफट अपनी तरफ उसको खींच लेता है। ऐसे ही संधियों का नियम है। जहां भी संधि का नियम आएगा वहां समझिए कि वो अक्षर पहले वाले अक्षर के साथ, आगे वाला अक्षर पहले वाले अक्षर के साथ मिल जाएगा। ये इसका नियम, आप ऐसे ही समझिएगा इसको। अब देखिए म हलंत, यहां जो कांतिम, यहां कांतिम का जो म था, यहां ये हलंत था, ठीक है। तो म के बाद क्या आ रहा है यहां, अरुण का अ। अब ये हो ही नहीं सकता कि चुंबक के सामने यदि लोहा पड़ा हो, बिल्कुल पास में हो, वो खींचे ही ना, तो ये अ को अपने ओर में खींच लेगा। तो यहां ये म पूरा हो गया। तो मरुण पढ़ेंगे हम इसको, मरुण अलग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये नियम में हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। तो क्षौमाम, यहां भी अब देखिए, आप पूछेंगे कि यहां ये भी म था, यहां मैं हल्का सा लिख देता हूं, ये म ही था। ये म ऐसे म क्यों नहीं लिखा गया? यदि म हलंत के आगे यदि कोई व्यंजन आ जाए, व्यंजन इसमें क्या है, श। अब ये मत समझिएगा कि यहां जी ई स्वर आ रहा है, लेकिन ई स्वर नहीं है। हमेशा व्यंजन के बाद ही स्वर लगता है। यहां जो ई है, ये श प्लस ई ऐसे है। ये हमेशा व्यंजन के बाद में ही स्वर लगता है। अब दिखने में तो हमें ऐसे लग रहा है, अब आई बात समझ में? अब देखिए म को यहां अनुस्वार हो गया, क्यों? क्योंकि आगे ये व्यंजन है। म हलंत के बाद यदि व्यंजन आए तो उसको हम ये समझेंगे कि वो म को क्या हो जाएगा, फिर अनुस्वार हो जाएगा। तो इसलिए यहां क्या हो गया, अनुस्वार। ये म की ही आवाज देता है, क्षौमाम, ठीक है। ये भी संयुक्त अक्षर है, क और श। आप कभी मोबाइल पे अपने टाइप करके देखिएगा, ये वो भी बता देगा, क और ये श, दोनों क हलंत करके जब भी जैसे ही श आप टाइप करोगे तो ये क्ष बन जाएगा। तो क्षौमाम, ये बढ़िया ओ की मात्रा है।
ओ औ, इसमें अंतर है। क्षौमाम शिरोमालिकाम, शिरोमालिकाम। अब देखिए यहां पर अभी ये जो है ये पूरी ये छंद है शार्दूल विक्रीडित छंद। इसमें 12 और 7 19 इसमें अक्षर होते हैं एक पाद में, एक चरण में। ठीक है, अब ये चरण कहां पूरा होता है? यहां ये। अब ये मां क्यों है, ये ऊपर अनुस्वार क्यों है? क्योंकि अभी इसके बाद ये भी है, ये ये र व्यंजन है, इसलिए यहां भी ये मां ही था। ये वाला ये मां था, मां को अनुस्वार हो गया। क्यों? क्योंकि आगे व्यंजन है, कौन सा? र व्यंजन है, इसलिए यहां हम इसको मां ही पढ़ेंगे, शिरोमालिकाम। चलिए, रक्तालिप्त पयोधराम। अब देखिए यहां रक्त और आलिप्त, इसमें 2 शब्द हैं। त में अ है और आलिप्त का आ है। जहां भी अ प्लस आ आएगा वहां भी बड़ा आ ही होगा। ये नियम है संधि का। तो इसलिए यहां पर क्या हो गया? रक्त का त में अ और आलिप्त का आ मिलकर के बड़ा आ हो गया, और जो लग गया त के साथ, तो आलिप्त पयोधराम। अब यहां भी ये मां हलंत ही था, यहां ऐसे आगे क्यों हुआ अनुस्वार? क्योंकि आगे ज आ गया। अब देखिए ये गहराइयों को आप समझिए, बस यही आपको ये एक डुबकी लगा रहा हूं ज्ञान गंगा में, तो इसको समझिए, बहुत बारीकियां हैं, समझिएगा। तो पयोधराम जपवटीम। अब देखिए यहां भी ये मां था, यहां मां हलंत था, अनुस्वार हो गया। क्यों? क्योंकि आगे व व्यंजन है। अब ई नहीं है, ई जो स्वर है वो कहां लगता है? व्यंजन के बाद में ही, व्यंजन के बाद में ही स्वर आता है। तो विद्याम भीतिम। अब देखिए यहां ये विद्याम था, म यहां पूरा है। अब देखिए यहां म प्लस अभीतिम का अ था। अब व्यंजन हलंत के बाद क्या आ गया? स्वर। इसको अनुस्वार क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आगे क्या आ गया? स्वर है, वो स्वर उसमें मिल गया, तो म इसलिए यहां पूरा हो गया। तो पढ़ेंगे हम इसको ऐसे ही, विद्याम भीतिम। यहां भी हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे, रक्तालिप्त पयोधराम। इसको हम तोड़ेंगे नहीं, रक्त आलिप्त नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ऐसे ही, रक्तालिप्त। देखिए व्यंजन है, स्वर है, श्लोक पढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, बस इसे अक्षरशः पढ़ेंगे। मैं एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा सारा। विद्याम भीतिम। देखिए म में विद्याम भीतिम ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि म में जहां जिस अक्षर में स्वर है तो हम उससे स्वर सहित बोलेंगे, स्वर नहीं है तो हमने स्वर नहीं बोलना, उसको जल्दी बोलना। जैसे यहां था उद्यत भानु, द में यहां क्या था? हलंत, द हलंत था, हमने इसमें अ नहीं लाया, उद्यत भानु, द को जल्दी बोल के भा पे चले गए। ठीक है, तो चलिए, विद्याम भीतिम वरम। अब देखिए यहां मां पूरा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि यहां ये लाइन यहां आगे खत्म हुई है, यहां समाप्त हुई है, तो इसलिए ये म हलंत रहा। इसलिए यहां क्यों नहीं रहा हलंत? क्योंकि अभी लाइन अभी बाकी है, इसकी पंक्ति भी पूर्ण नहीं हुई। ये जो यहां से लेकर के ये यहां तक की एक पंक्ति पूर्ण होती है। ठीक है, तो इसलिए यहां ये अंतिम पंक्ति है इस चरण की, तो ये म हलंत इसलिए हुआ, इसके आगे नहीं है। अब यहां से स्टार्ट होता है, हस्ताब्जैर दधतीम। देखिए हसता नहीं बोलेंगे, देखिए स यहां आधा है, स आधा है, व्यंजन है, अकेला है, हमने अ नहीं बोलना, तो हस्ताब्जै। देखिए बजै नहीं बोलेंगे, हस्ताबजै नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ब में स्वर नहीं है, स में स्वर नहीं है। अब व्यंजन आधे को बोलने के लिए जो उससे पहले जो स्वर होगा ना, उसको थोड़ा सा लंबा खींचना। जैसे हस्ता, हस्ताब्जैर, ठीक है, ब आधा है,
यहां भी ये भी र आधा है, तो इसको भी उतना ही बोलना है, हस्ताब्जैर दधतीम। देखिए र को हमने जल्दी बोला। अब देखिए यहां हस्त और अब्जई, ये दीर्घ संधि का नियम लगा। यहां हस्त था, हस्त के ता में अ और आगे अब्ज का अ था, ये मिलकर के क्या बन गए, बड़ा आ, जो लग गया त में। और यहां भी, यहां विसर्ग थी, अब विसर्ग के स्थान पे विसर्ग को क्या हो गया, र। ये भी विसर्ग को बहुत कुछ होता है, विसर्ग के स्थान पे र होता है, वो भी हलंत होगा। यदि विसर्ग के स्थान पे जो भी होगा वो हलंत ही रहेगा, क्योंकि व्यंजन हमेशा अकेला होता है। र देखोगे, र हलंत होगा, स आएगा हलंत होगा, श आएगा तो कौन सा श, तालू वाला श, जिसको हम शेर वाला श कहते हैं, वो भी श हलंत होगा। एक आता है मूर्धन्य श, जिसकी मूर्धा से ध्वनि निकलती है, जैसे ये शेष में ये वाला श जो है, ये भी विसर्ग को श होता है, और विसर्ग को ओ भी होता है। ठीक, अब ये 4-5 स्थितियां हैं जो विसर्ग के स्थान पे होती हैं। कहां कहां होती हैं, ये फिर नियम लगते हैं, ये संधियां एक दिन मैं लगाऊंगा उसकी भी क्लास। तो चलिए, हस्ताब्जैर दधतीम, यहां विसर्ग को क्या हुआ है, र। अब देखिए यहां यदि विसर्ग के र के बाद यदि कोई स्वर होता ना, तो वो स्वर इस र में मिल जाना था, शायद कहीं आ जाए, बताऊंगा अभी। दधतीम, यहां म को अनुस्वार हुआ, क्यों, क्योंकि आगे व्यंजन है। त्रिनेत्र विलसद वक्त्रारविंद श्रियम, देखिए यहां त्रिनेत्र विलसद, ये द हलांत है, और द के पैरों में जो व है उसमें क्या है, अस्वर है, द्व। तो त्रिनेत्र विलसद वक्त्रारविंद श्रियम, ऐसे पढ़ेंगे इसको। तो वक्त्रा, अब देखिए यहां वक्त्र प्लस अरविंद श्रियम, ये वक्त्र के त्र में अ, आगे अरविंद का अ मिलकर के दीर्घ संधि हो गई है, बड़ा आ। ठीक, तो आया समझ में, त्रिनेत्र विलसद, द हलंत था, द के पैरों में आ गया व, क्योंकि दोनों, जहां मैंने पहले भी बताया कि जहां दो संयुक्त अक्षर वहां कहां होते हैं, जहां दो व्यंजन मिल जाएंगे, तो वही है ये, द के बाद वो आया। ठीक है, तो अरविंद यहां था और अ मिलकर के बड़ा हो गया, यहां पे व्यंजन म था हलंत, क्यों हुआ, अनुस्वार क्यों हुआ, क्योंकि आगे व्यंजन आ रहा है द। ये भी पूर्ण कहां होगी ये पंक्ति, यहां। चलिए, देवीम, यहां भी म हलंत था, अनुस्वार हुआ, क्यों, क्योंकि आगे व्यंजन है ब। बद्ध हिमांशु रत्न मुकुटाम, बस पढ़ना है तो अक्षरशः, बस ये ध्यान में रखना है, पढ़ते समय आधा अक्षर आए उसे आधा ही बोलना, आधा समय ही देना। जैसे रत्न, रतन नहीं बोलेंगे, रतन, देखिए रतन और रत्न अंतर है। त को मैंने जल्दी बोला, क्यों, र में जो अ है उसको थोड़ा सा हमने खींच दिया, रत्न मुकुटाम, यहां भी म व्यंजन था, उसको अनुस्वार हुआ, क्यों, क्योंकि आगे व्यंजन है। वंदे रविंद स्थिताम, वंदे, अब देखिए अब यहां एक बात मैं और विशेष रूप से यहां बताना चाहूंगा कि इसे हमें तोड़कर क्यों नहीं बोलना चाहिए। यदि हम तोड़ के बोलेंगे ना तो छंद भी भंग हो जाता है। अब देखिए, जैसे यहां था अ, अब देखिए यदि हमने यहां अ डाल दिया ना, इसमें वैसे आते हैं 7 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, ले लास्ट में 7 अक्षर आते हैं। यदि हमने अ डाल दिया ना, इस साइलेंट अ का अवग्रह, इसे अवग्रह चिन्ह कहते हैं, साइलेंट अ होता है, यहां अ बोलना नहीं होता है, हम इसे बोलेंगे तो वंदे रविंद स्थिताम,
ऐसे बोलेंगे। लेकिन हमने यदि यहाँ अ बोल दिया ना, वंदे अरविंद स्थितम, तो यहाँ छंद भंग हो जाएगा, ये 8वां अक्षर जो है बीच में आ जाएगा। तो ये संधि का भी नियम है भाई, ठीक है। तो ये अ को क्या हो जाता है, यहाँ अवग्रह चिन्ह हो जाता है। तो वंदे रविंद स्थिताम, इसे हम ऐसे पढ़ेंगे। अब देखिए ये अंतिम म हलंत है, तो हमने क्यों रखा, क्योंकि इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। ये जैसे यहाँ भी इसके आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि ये समाप्त हो रही है ये पंक्ति, यहाँ भी ये समाप्त हो रही है ये पंक्ति। तो इसलिए अब ये कुल मिला करके आप समझ गए होंगे कि स्वर और व्यंजनों का खेल। हमने व्यंजनों को क्या समझना है, स्वरों को क्या समझना है, एक दो बार देखिएगा ये मेरा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इसे कैसे पढ़ा। अक्षरशः चलना है। देखिए उद्यत भानु, द हमने हलंत बोला, उद्यत भानु सहस्र कांते मरुण क्षौमाम, म पूरा बोला, शिरोमालिकाम, जहां पे दीर्घ स्वर है वहां दीर्घ बोलना, जहां ह्रस्व स्वर है वहां ह्रस्व स्वर बोलना। ये छंदों का एक नियम भी है, क्योंकि जिसमें छोटे स्वर होते हैं, ये भी एक दिन छंद भी पढ़ा होगा, जहां छोटे स्वर होते हैं, छोटे स्वर मतलब अ ई उ, ठीक है, वहां हमने कम समय देना है। जहां दीर्घ स्वर हो वहां हमने लंबा समय देना होता है। तो कहीं पर हमें ह्रस्व स्वर भी दीर्घ बोलना पड़ता है, ये नियम है। जैसे यहां था उद्यत भानु, यहां उद्यत य में अ जो है थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा, क्यों, द आगे आधा है, तो आगे आधा अक्षर होने के कारण ये द्य में जो य अ है ना, अ ये भी दीर्घ हो जाता है, गुरु हो जाता है। ये छंदों का ये नियम है। कहीं भी आधा अक्षर आ जाए, आधे अक्षर के से पहले वाला जो छोटा स्वर भी है वो भी गुरु हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, ऐसे बोला जाता है। तो मुझे आशा है आप मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे, लेकिन कमेंट में आप जरूर बताना हुए हैं कि नहीं। यदि नहीं हुए हैं तभी बताना, ताकि मुझे पता चलेगा और मैं और थोड़ा सरल तरीके से और एक वीडियो और बनाऊंगा। तो आप अभ्यास करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।